नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर विकासनगर से आ रही है। यहां पर देर रात शराब ठेके के कर्मचारियों पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। ठेके के कर्मचारी विकासनगर से देहरादून जा रहे थे। बदमाशों ने लूट की कोशिश की और मैनेजर को गोली मार दी। मैनेजर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। धूलकोट के जंगल में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोली चलाने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी बढ़ा दी है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो विकासनगर में फायरिंग से दहशत। मुकेश भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, ये पूरी खबर बताइएगा। जी, मैं बता दूं कि ये शंकर सिंह बोरा एक शराब के ठेके में, यहाँ पर विकासनगर के बरोटी वाले में शराब का ठेका, वहां से करीब 4 लाख रुपए कैश लेकर ये देर शाम को अपना ठेके से देहरादून जा रहे थे। रायपुर नहीं जाना था, रायपुर में इनका घर है और वहां पहुंच पाते इससे पहले ही प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धूलकोट के जंगल में इन पर हथियारबंद बदमाशों ने फायर कर दिया। ये लोग भी बाइक से थे और सामने से जो बदमाश थे वो भी बाइक सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन वो लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए और बदमाश विरोध होने पर मौके से भाग निकले। फिलहाल जो है कि घायल इसमें एक जो बोरा जी हैं वो घायल हो चुके हैं और उनको सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनका उपचार किया जा रहा है और क्षेत्र में नाकेबंदी की गई है। तमाम उन पहलुओं की जांच की जा रही है जिससे कि बदमाशों की धरपकड़ की जा सके। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर देहरादून से भी आ रही है, जहां अपराधियों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनकी एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें देहरादून के ननूर खेड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की है, जहां एटीएम लूटने के लिए बदमाश पहुंचे और एटीएम काट कर ले जाने की कोशिशें करने लगे। इस बीच एटीएम में अलार्म बजने लगा और पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। उससे पहले बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरा मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम हो गई क्योंकि सायरन बजा और फिर अमूमन आप देखते हैं कि रात को नाइट पेट्रोलिंग होती है और इत्तेफाक ऐसा रहा कि पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, तो ये कामयाब हो पाते। इससे पहले पुलिस वहां पर पहुंच गई, हालांकि ये पहले ही फरार हो गए। फिर उधर राज्य में शनिवार को कोरोना के 264 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल केस 7,447 हो चुके हैं, जिसमें से 2,996 केस एक्टिव हैं, जबकि 83 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शनिवार की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा नैनीताल में 95, हरिद्वार में 42, देहरादून में 27, उधम सिंह नगर में 30, बागेश्वर में 31, उत्तरकाशी में 17 केस, पिथौरागढ़ में 7, अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी में 4-4 केस, जबकि टिहरी और रुद्रप्रयाग में 1-1 केस सामने आया। उधर बेस अस्पताल कोटद्वार में 2 स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप है। अस्पताल प्रशासन स्टाफ नर्सों के संपर्क में आए कर्मचारियों और मरीजों को चिन्हित करने में जुटा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मिली नर्सों को अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में विधायकों की सैलरी कोविड फंड में देने के मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि बीजेपी विधायक की तरफ से कोविड फंड में सैलरी के 30% से कम दिया गया, जबकि सभी कांग्रेस विधायकों ने पूरा 30% फंड दिया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने सैलरी का 30% यानी कि 57,600 रुपए जमा कराए, जबकि बीजेपी के सिर्फ 13 विधायकों ने ही 57,600 रुपए दिए हैं। बीजेपी के 16 विधायकों ने 30,000 रुपए, तो 4 विधायकों ने 12,600 और बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत 13 विधायकों ने सिर्फ 9,000 रुपए कोविड फंड में दिए हैं, जबकि कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी का 30% कोविड फंड में देने को कहा था। अब केदारनाथ से विधायक मनोज रावत कह रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले को बीजेपी के ही विधायक नहीं मान रहे हैं। सत्ता दल के कुछ ही विधायक 57,600 रुपये कटा रहे हैं। बाकी विधायक, जिनमें माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि कांग्रेस के विधायक अपना वेतन त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वो भी 30,000 रुपये कटा रहे हैं। और कुछ विधायक सत्ता दल के 12,600 कटा रहे हैं और अधिकांश विधायक सत्ता दल के सिर्फ 9,000 रुपये प्रतिमाह कटा रहे हैं। और अपने ट्रांसफर से नाराज उधम सिंह नगर जिले के पूर्व पुलिस कप्तान बरिंदरजीत सिंह ने अब
लेटर्स लिखे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में नया मोड़ आया। एक तरफ ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले बरिंदरजीत सिंह ने अपनी जान को खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा की मांग की। न्यूज 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक आईपीएस अधिकारी ने डीएम समेत एसएसपी नैनीताल को 1, 2 नहीं बल्कि 5 चिट्ठियां लिखी हैं, जिनके जरिए पूर्व एसएसपी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व एसएसपी ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि उन्हें उधम सिंह नगर के अपराधियों से जान का खतरा है, क्योंकि उन्होंने वहां पुलिस कप्तान रहते इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिससे अपराधी उनसे रंजिश पाले बैठे हैं। बरिंदरजीत सिंह को ट्रांसफर के बाद आईआरबी रामनगर का कमांडेंट बनाया गया है। अचानक हुए ट्रांसफर से पूर्व एसएसपी अपने आला अधिकारियों से भी नाराज है। पांच अगस्त को होने वाले अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम की मिट्टी और पवित्र मालिनी नदी का जल भी भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शनिवार को जल और मिट्टी को लेकर हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार से जल और मिट्टी को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। हरिद्वार से गंगा जल और रेत को अयोध्या भेजा जा रहा है। राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य परमानंद गिरी महाराज ने राम मंदिर निर्माण में गंगा जल और मिट्टी भेजने का स्वागत किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभा जुड़े हुए हैं। सुनील, देश दुनिया की मिट्टियां जो हैं वो अयोध्या पहुंच रही हैं। हरिद्वार का हम जिक्र करें और उत्तराखंड से स्पेशली क्या कहानियां हैं इसके पीछे वो बताइएगा, और जिस तरह से मिट्टी भेजी जा रही है। देखिए जीनत, उत्तराखंड के कोने कोने से कल देहरादून के जो तमाम तीर्थ स्थल हैं यहाँ से भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिट्टी लेकर हरिद्वार पहुँचे। इसके अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कार्यकर्ता मिट्टी और नदियों का पवित्र जल लेकर हरिद्वार पहुँच रहे हैं। और हरिद्वार से स्वामी परमानंद गिरी के नेतृत्व में जो राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रमुख तौर पर जुड़े रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज 8 बजे एक दल अयोध्या के लिए रवाना होगा। और जीनत, उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि जितने कंकड़ उतने संकर यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो लोग धार्मिक रूप से भी अयोध्या से सीधे तौर पर जुड़े हैं। और दूसरी ओर अगर हम सियासत के लिहाज से देखें तो वो भी यहाँ पर राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद खूब फली फूली है। चाहे भाजपा के लिहाज से देखें कि 1990-91 का दौर हम जब देखते हैं तो यूपी में उत्तराखंड से अगर हम सीटें देखें तो 19 सीटें हुआ करती थी। और 1991 में ही हम ये कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ही उत्तराखंड में भाजपा का एक तरह से उदय हुआ। 1991 में जब पहली बार यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो उत्तराखंड की 19 सीटों में से अधिकांश सीटें भाजपा के खाते में गई। और उसके बाद राज्य बनने तक करीब 12 सालों तक कांग्रेस वनवास में रही। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे राम जन्मभूमि आंदोलन भी एक बड़ी वजह रहा है। यही कारण है कि अब जब भगवान राम के मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है, तो उत्तराखंड में चाहे वो भाजपा की बात करें, उसके आनुषंगिक संगठनों की बात करें, उनमें एक बड़ा उत्साह है। और उत्तराखंड भाजपा ने भी इस दिन अपने तमाम कार्यालयों में, चाहे वो जिले के कार्यालय हों, चाहे वो भाजपा का हेडक्वार्टर हो देहरादून में बरबी रोड स्थित, यहाँ पर दिए जलाने का कार्यक्रम रखा है। और भाजपा के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दिए भी बांट रहे हैं कि वो 5 अगस्त को दिए जलाकर इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अब राम की शरण में चले गए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले हरीश रावत ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय जयकार करने के साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण को मानव कल्याण की दिशा में कदम बता रहे हैं। पूरे भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए यह अत्यधिक खुशी का विषय है कि अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील के लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 5 दिन से बीमार पड़ी कलावती देवी को भी चॉपर की मदद से धारचूला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और कुछ स्थानों पर फूड पैकेट्स भी जो हैं वो बांटे गए।
और आसमानी आफत ने बंगा पानी में खासी दिक्कतें खड़ी की हुई हैं और इसी वजह से सैकड़ों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। के आने के उपरांत जो है हम लोग लुमती, जारा जेबलीट और अन्य जो लगे क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग फंसे हुए रुके हुए हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में जहाँ पर लुमती में जो हमारा बीआरओ का ब्रिज बह गया था 50 मीटर स्पैन का, वहाँ पर हमने लॉग ब्रिज के माध्यम से जो है अस्थायी पुलिया का निर्माण कर लिया है। मॉनसून के सीजन में पहाड़ों में सफर जानलेवा साबित हो सकता है। लगातार जारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य में 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और हर साल की बजाय इस साल सड़कों की ज्यादा हालत खराब नजर आ रही है। राज्य में चारों धामों को जाने वाली सड़कों पर चौड़ीकरण के काम के चलते खतरनाक हालात बने हुए हैं। ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच तो बद्रीनाथ हाईवे को 15 अगस्त तक के लिए बंद करना पड़ा है। इसके अलावा कई दर्जनों कनेक्टिंग रोड भी बंद हैं। अब दावा है कि इसके लिए 431 मशीनें और जरूरी कर्मचारी भी तैनात हैं। 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन 105 बेहद खतरनाक लैंडस्लाइड जोन के चलते हालात मुश्किल हो रहे हैं। लगातार हर जगह पे जहाँ जहाँ भी संभावित क्षेत्र है लैंडस्लाइड के, उन जगहों पे मशीनें तैनात हैं और कुछ हमने चिन्हित भी कर रखे हैं पूर्व से ही, यहाँ पे कि हर वर्ष इस तरह की आपदा होती है। इसमें नेशनल हाईवे में तकरीबन 39 हमारे पॉइंट चिन्हित हैं। अब इस बीच सड़क हादसों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। 6 जुलाई को बद्रीनाथ हाईवे पर कौडियाला के पास हादसा हुआ। जीप के ऊपर चट्टान गिर गई, लोग बाल बाल बचे। 9 जुलाई को श्रीनगर के चमधार में कार मलबे में दबी। 29 जुलाई को तोता घाटी में जेसीबी मशीन पर मलबा गिर गया। जेसीबी ड्राइवर समेत खाई में गिरी, ड्राइवर की मौत। 30 जुलाई को देवप्रयाग के पास कार पर पत्थर गिरे। यानी बरसात में हर साल के बजाय इस बार हालात ज्यादा खराब हैं, लिहाजा जरूरत संभल कर चलने की है। बहरहाल विभाग के दावे अपनी जगह हैं और जमीनी हकीकत अपनी जगह। पहाड़ मानसून और डिजास्टर का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा बचाव साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कहते हैं कि पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती, उसका जीता जागता सबूत आप लगातार देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें नैनीताल से भी सामने आई, देखिए। कमर तक पानी में डूबा शरीर और इन सब के बीच सिर पर रखा ये भारी भरकम बोझ। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड में नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखला कांडा के रिखा कोटा गांव की, जहां के स्याली तोक के ग्रामीण बरसात के दिनों में इसी तरह गौला नदी को पार करने को मजबूर रहते हैं, क्योंकि गांव को सड़क से जोड़ने के लिए कोई पुल नहीं है और हर बरसात में गौला नदी उफान पर आ जाती है। नदी बढ़ जाती है। अच्छा, तो अगर जैसे बरसात होती है, जब नदी का स्तर बढ़ जाता है, तो उस समय आप लोग कहाँ ले जाते हैं अपने माल को? बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कहाँ ले जाते हैं इसको भी? हमारी आधी फसल तो सड़ जाती है, नहीं तो घोड़े खत्म नहीं, हम कम से कम 15-20 किलोमीटर इधर खंसे मार्केट पड़ता है, वहाँ ढोलते हैं, वो सारा किराया खा जाता है। आजकल थोड़ा बारिश कम होने से थोड़ा नदी कम है, इसलिए हम यहाँ से तैर रहे हैं। रिखाकोट गांव के तकरीबन 80 परिवार सालों से बरसात के दिनों में गौला नदी की धारा से मुकाबला करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को होती है। इसके लिए कई बार सरकार से गुहार तक लगाई जा चुकी है। अगर जब बाढ़ आ जाती है, उस दौरान 5 किलोमीटर दूर खंसू इनको जाना पड़ता है और जिनसे इनको अपना जो मूल्य होता है वह मिल नहीं पाता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारे किसानों को लाभ हो। सिर पर बोझ लेकर इस तरह से नदी पार करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन नदी में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा न करने पर भूख से मरने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए नदी की धार में जान का जोखिम लेने को मजबूर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब एक ऐसी खबर जो सावधान करने वाली है, क्योंकि देहरादून में उल्का पिंड से करोड़पति बनने की चाहत में खुद करोड़ों रुपए लुटा दिए गए और अब पीड़ित पुलिस के चौकियों के चक्कर काट रहा है। राजधानी देहरादून में रहने वाले आर्मी के एक रिटायर्ड जवान के साथ 1.5 करोड़ की ठगी हुई है और ये ठगी उल्का पिंड के नाम पर हुई है। चौंकी मत, पीड़ित सेना के जवान को उल्का पिंड बेचने और फिर 5,000 करोड़ रुपए कमाने का झांसा दिया गया और करोड़ों ठग लिए गए। और अब ठगी की पूरी कहानी क्या है, जरा वो समझिए।
पीड़ित खिलाफ सिंह बिष्ट को 2017 में एक शख्स मिला। आरोपी ने खुद को एक कंपनी का मालिक बताया। कंपनी का नाम यूनिवर्सल माइंस एंड मिलर्स टर्नर बताया। आरोपी ने पीड़ित खिलाफ सिंह को झांसा दिया। एक क्लाइंट के पास जम्मू में उल्का पिंड बताया। उल्का पिंड की कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई गई। 10 करोड़ में वो उल्का पिंड बेचने का ऑफर दिया। खिलाफ सिंह आरोपी के झांसे में पूरी तरह आ गया। कई जगह से पीड़ित ने रकम जुटाई और 1.5 करोड़ रुपए आरोपी को दे दिए। अब 1.5 करोड़ रुपए उस आरोपी शख्स को देने के बाद खिलाफ सिंह को लगा था कि अब तो 5,000 करोड़ का मालिक बनना तय है, लेकिन तभी आरोपी शख्स फरार हो गया और खिलाफ सिंह को करोड़ों की ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत की। खिलाफ सिंह को 5,000 करोड़ रुपए का लालच दिया गया और पीड़ित ने अपनी गाढ़ी कमाई के साथ कर्ज भी ले लिया। अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो सुपर एंटीक चीज़ें जो उल्का पिंड या कुछ राइस पुलिंग का कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें दिखाकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है उनसे जो है फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके ले लिए गए। अब तक कई तरह के फ्रॉड सामने आते रहे हैं, लेकिन करोड़ों के उल्का पिंड बेचने का फ्रॉड ये बिल्कुल नया है। ऐसे में आप भी सतर्क रहें, सचेत रहें और ऐसे जालसाजों से बचे रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार कैबिनेट विस्तार की प्लानिंग कर रही है, लेकिन बीजेपी के सीनियर विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को गैर जरूरी बताया। चुफाल ने साफ साफ कहा है कि इस वक्त राज्य कोरोना और आपदा से जूझ रहा है। इसमें बेहतर होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बजाय इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। चुफाल बीजेपी से 5 बार के विधायक होने के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनका बयान पार्टी नेतृत्व की लाइन से काफी अलग है। ऐसे में चुफाल का ये बयान चर्चा में आना लाजमी था। लोगों को पुनर्वास करना है। ये समस्या केवल आपकी पिथौरागढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या, हमारे पर्वतीय जनपदों की। तो ये हमारी तीसरी जो प्राथमिकता है इस समय, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी धीरे धीरे पट्टी में लाना है। तो ये हमारी प्राथमिकता। मंत्रिमंडल तो इसमें हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। ये मेरा अपना। उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी राजभाषा है। अब हालांकि विभाग में संस्कृत भाषा भले ही अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हो, लेकिन स्टूडेंट्स को संस्कृत में खासा भविष्य नजर आ रहा है। प्रदेश में संस्कृत के 97 जो महाविद्यालय हैं वहां पर कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं और नए सेशंस की बात करें तो 400 से ज्यादा बच्चों ने संस्कृत में ऑनलाइन एडमिशन भी लिया है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय का कहना है कि इस बार न्यू एडमिशन के लिए अन्य राज्यों से भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। संस्कृत को लेकर प्रदेश में कई विकल्प हैं, जिससे छात्रों में खासा उत्साह है। भारतीय जनमानस की प्रत्येक गतिविधियां जो है संस्कृत के माध्यम से ही संचालित होती हैं, तो इसलिए जिसके पास संस्कृत का अच्छा ज्ञान है उसकी उच्च गुणवत्ता से ऐसे जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनके भारत में भी उनकी मांग है और भारत से बाहर भी ऐसे लोगों की मांग है। कोरोना की वजह से युवाओं का रुझान अब स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में रुड़की के युवाओं की एक टीम ने हेल्थ टाइम नाम से एक ऐप तैयार किया, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े 59 फीचर्स हैं जो फिटनेस के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। ऐप को तैयार करने वाले विशाल सैनी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ये ऐप बनाई है। ये हमारे वो ट्रेनर्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, जो हमारे युवाज हैं उनके पास हर इंडस्ट्री खुल गई बट फिटनेस नहीं खुली। उसको देखते हुए हमने हर युवा को रोजगार निकालने के लिए फिटनेस में निकाला है। ये फिटनेस में ऐप निकाला है जिसमें कोई भी फिटनेस ट्रेनर आके रजिस्टर कर सकता है और कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है, ऑनलाइन और होम सर्विसेज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।